चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मेरे आत्मीय दर्शक प्रिय, आपको ये बता रहा हूँ कि ये ज्योतिष का व्यय भाव का अंतिम सूत्र वीडियो है, जो कि हमने आपको इससे पूर्व जो लग्न से लेकर 11 घर तक, एकादश यानी आमदनी के घर तक वीडियो सूत्र बनाकर दिए हैं। जिन लोगों को उन सूत्रों को समझना है, प्लेलिस्ट में जाकर के ज्योतिष सूत्र वीडियोस के नाम से हैं, निकाल के आप देखें और समझ जाएंगे ज्योतिष के मूल तथ्यों को, मूल मंत्रों को। तो अब हम इस 12वें घर का वीडियोज दे रहे हैं आपको। यह वीडियो आपको व्यय भाव से संबंधित पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने व्यय भाव के जो सूत्र हैं ग्रह के अनुसार उन पर चर्चा कर दी है। अब 12वें घर में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का प्रभाव क्या होगा, जातक जीवन में किन कारणों से यश अपयश का भागी बनता है, किन कारणों से उसको गृहस्थ जीवन का सुख मिलता है या नहीं मिलता है, किन कारणों से उसका खर्च व्यर्थ में होता है, शत्रु पक्ष, मित्र पक्ष, फिर मोक्ष मार्ग इत्यादि विषयों का समावेश है इसमें। तो आइए हम चलते हैं। पहले लेंगे हम 12वें घर में मेष राशि। जब वृष लग्न होगा किसी का तो 12वें घर में मेष राशि बनेगी और मेष का स्वामी कौन बनेगा? मंगल। और सप्तम भाव का स्वामी भी बनेगा मंगल। अब द्वादशेश मंगल क्या करेगा? जीवन में उपद्रव करेगा या आनंद देगा? आइए इस पर हम विश्लेषण करते हैं। अच्छा, सप्तम भाव और द्वादश भाव, ये दोनों भाव क्या हैं? कामातुरता तथा भोग के हैं। इसलिए मंगल यदि शुक्र के साथ पंचम भाव में स्थित होगा तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत सेक्सी होगा, बहुत कामी और विषयासक्त होता है। मंगल की शुक्र के साथ सप्तम अथवा द्वादश भाव स्थिति भी यही फल देती है, अर्थात जातक को अत्यधिक वासना में प्रेरित करती है। देखिए, वासना, काम, इससे संसार की उत्पत्ति हुई है, नो डाउट, लेकिन अत्यधिक कुछ भी अच्छा नहीं होता। अति सर्वत्र वर्जिते, अर्थात जब आदमी के जीवन में केवल काम वासना, स्त्री सुख, भोग ही लक्ष्य हो जाए तो मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? अतः यदि ये विषय हम आपको दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम सुख को ही सर्वस्व माने, उससे विराम लें। किस प्रकार से लेंगे वो हम चर्चा पुनः करेंगे। फिलहाल जो जहाँ तक धन संपत्ति, वैभव, सुख संपत्ति आदि का विषय है वो तो मनुष्य जीते जी ही भोग सकता है, अंत में तो उसे मोक्ष चाहिए। ठीक है, तो यद्यपि जन्म कुंडली में सप्तम और द्वादश भाव काम भाव, सुख भाव, भोग भाव है। और जहाँ तक धन का संबंध है तो मंगल अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देगा, यद्यपि योग कारक नहीं, क्योंकि द्वादशेश हमेशा अपनी इतर राशि का फल करता है, पहली राशि का। और जो इतर राशि मतलब दूसरी, जैसे कि वृश्चिक राशि है, यहाँ मंगल सप्तमेश के रूप में भी फल करेगा। एक नैसर्गिक पापी का केंद्र का स्वामी होना पाराशर्य नियम अनुसार उसे पाप रहित बना देता है, इसलिए शुभ फलकारी है। यदि द्वादश स्थान पे वृष राशि आ जाए तो वृष क्या है? शुक्र इसका स्वामी है, तुला का और वृष का। तो शुक्र पंचम भाव का फल करता है जब द्वादश स्थान पर वृष राशि आ जाए तो, जहाँ इसकी दूसरी राशि तुला स्थित है। अतः शुक्र अपनी भुक्ति में धन आदि शुभ मंगल कार्य फल देने वाले होंगे। शुक्र यदि सप्तम में बैठे होंगे तो मनुष्य अतीब कामासक्त होता है, क्योंकि द्वादश भाव
भोग का है, पंचम भाव प्रिया का है और सप्तम भाव कामेंद्रिय का है। शुक्र बलवान हो तो अधिक स्त्री प्रजा वाला होता है, यानी कई स्त्रियां होती हैं और कई बच्चे होते हैं। शुक्र निर्बल हो तो पुत्र से हानि होती है तथा अपने गलत निश्चयों से ऐसा व्यक्ति नुकसान उठाता है। द्वादश भाव में वृष राशि का इस तरह से फलादेश आपको जानना चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है तो हमें अपने अनुभव भी जरूर बताइएगा। द्वादश भाव में मिथुन राशि को देख लेते हैं। मिथुन राशि यदि द्वादश भाव में है तो दो अशुभ घरों द्वादश और तृतीय का स्वामी बुध अगर पंचम भाव में स्थित होकर के केवल मात्र पाप ग्रहों शनि राहु द्वारा दृष्ट हो तो विपरीत राजयोग द्वारा अतुल धन देने वाला होता है। बलवान बुध छोटी बहनें बहुत देता है। यदि बुध निर्बल हो तो छोटे भाई पर खर्चा जीवन भर ये करता रहता है। लेकिन यदि द्वादश भाव तथा बुध दोनों पर मंगल की दृष्टि हो तो उत्पन्न संतान का शीघ्र विनाश हो जाता है। विचारणीय विषय है। चूंकि हम इस विषय को विराम की तरफ ले चल रहे हैं, ज्योतिष सूत्र को, अतः हम दूसरे विषय पर पुनः 1-2 दिन में वीडियो आपको देने वाले हैं। तो इसको हम जल्दी से जल्दी संपन्न करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए आइए 12वें घर में कर्क राशि का प्रभाव भी देख लेते हैं। कर्क राशि का स्वामित्व तो चंद्रमा के पास है। चंद्रमा द्वादशेश होने का अर्थ यह है कि मनुष्य भोगप्रिय है, विशेषतया तब जबकि चंद्रमा का संबंध लग्न अथवा चतुर्थ भाव अथवा इन भावों के स्वामियों से हो जाए। चंद्रमा अगर क्षीण ना हो तो प्रत्येक भाव में शुभ फल करेगा, क्योंकि जब इसे अष्टम का स्वामी होने का दोष नहीं लगता तो द्वादशेश होने का दोष कैसे लगेगा भला बताओ। चंद्रमा लग्नवत है अतः शुभ फल करेगा जिसका द्वादशेश चंद्रमा है, और ऐसा सिंह लग्न वालों का होता है। अब कन्या लग्न जिसकी है तो उसका द्वादशेश बनेगा सूर्य, क्योंकि 12वें भाव में सिंह राशि आ जाती है और सिंह राशि होने पर सूर्य यदि बलवान होंगे, कहीं भी बैठे हों सूर्य, लेकिन कहे जाएंगे द्वादशेश ही, तो द्वादशेश होता हुआ भी शुभ फल देगा। मनुष्य अति व्ययी जरूर होगा, यानी खर्चा बहुत ज़्यादा करेगा, वेस्टेज मनी बहुत करेगा। यदि सूर्य निर्बल हो तो नेत्र में कष्ट देगा, पिता इत्यादि के बारे में, पुत्र इत्यादि के बारे में थोड़ा विचारणीय बन जाएगा। यहीं पर कन्या यानी तुला लग्न वालों का द्वादशेश कौन बनेगा? यहाँ पर बुध बन जाएगा, द्वादशेश और नवमेश भी बन जाएगा, क्योंकि दूसरी राशि नवम में पड़ रही होती है, इसलिए कि बुध बहुत शुभ फल देगा, क्योंकि त्रिकोण है नवम भाव, धर्म और त्रिकोण है, शिक्षा दीक्षा से संपन्न व्यक्ति होता है। हाँ, निर्बल ना हो, अगर निर्बल होगा तो पिता द्वारा हानि होती है, राज्य स्टेट गवर्नमेंट की ओर से परेशानी होती है और भाग्य में भी हानि होती है अगर बुध हो गया बुरा। तो यहाँ पर जो वृश्चिक लग्न वाले हैं उनका द्वादशेश बन जाता है शुक्र, क्योंकि 12वें में तुला राशि आ गई। तुला राशि होने पर शुक्र द्वादशेश और सप्तमेश बन जाता है। दोनों काम स्थान और भोग स्थान हैं। यदि शुक्र द्वादश अथवा सप्तम स्थान में हो और उस पर राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी शनि की दृष्टि हो तो मनुष्य विवाहित होकर भी बहुत सारी अन्य स्त्रियों से संबंध स्थापित करता है। हालांकि इस पर हम बहुत बार वीडियो बना चुके हैं और लोगों ने तो यह भी कह दिया कि आप खाली केवल सेक्स पर ही वीडियो बनाते हैं। नहीं, यह एक ज़रूरत है सुधार करने की, इसलिए हम आपको देते हैं इन विषय के बारे में जानकारी। बाकी मेरा कोई लक्ष्य नहीं है कि आपकी कमियां उजागर करूं, और जिन लोगों में कमी ज़्यादा होती है वही उस टॉपिक को देखते भी हैं और बाद में शिकायत भी करते हैं, अक्सर ये होता है।
अच्छा, तो सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र होने के नाते ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्त्री भोगी होता है। शुक्र यदि निर्बल हुआ तो स्त्री पर खर्च करवाएगा। राज्य से, गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस व्यक्ति को नुकसान होता है। जो लग्न धनु वाले हैं उनका द्वादशेश कौन बनेगा? मंगल, क्योंकि द्वादश स्थान पर वृश्चिक राशि आ जाती है। मंगल द्वादश और पंचम भाव का स्वामी बनेगा। द्वादशेश अपनी इतर राशि का फल करता है, अतः मंगल पंचम त्रिकोण भाव का फल शुभ करेगा। पंचम भाव सिद्धि, रिद्धि, जुआ, लॉटरी, सट्टा, पुत्र इत्यादि और आंतरिक शिक्षा इत्यादि का भी कारक है, स्वामी है, इसलिए शुभ फल देगा, सिद्धियां देगा। जब मकर लग्न वाले देखेंगे तो उनका द्वादशेश बनेगा बृहस्पति। तृतीय जो गुरु है तृतीय भाव का फल करेगा, क्योंकि द्वादशेश की इतर राशि तृतीय स्थान में पड़ती है। गुरु दशा धन ज़्यादा तो नहीं देगी। गुरु यदि बलवान हो तो छोटे भाइयों से लाभ अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को अपने मित्रों से लाभ मिलता है और उनके मित्र अच्छे होते हैं, तो मित्रों से इनकी बनती भी है और मित्रों से इनको लाभ भी होता है। यहीं पर अगर मकर राशि हो जाए द्वादश भाव में, कुंभ राशि वालों, कुंभ लग्न वालों का मकर लग्न होगा, द्वादश में राशि होगी, और कुंभ का स्वामी कौन है? शनि। तो मकर राशि होने पर लग्न कुंभ होता है। कुछ विद्वानों का ये भी विचार है कि कुंभ लग्न इस कारण से नेष्ट है कि शनि लग्न के साथ साथ द्वादश भाव का भी, जो एक अशुभ भाव है, स्वामी हो जाता है। हम इस बात से सहमत तो नहीं हैं, क्योंकि द्वितीय तथा द्वादश भाव के स्वामियों के संबंध में महर्षि पाराशर का सिद्धांत है कि स्थानांतर अनुगणनेन भवेयुः फलदायकः, अर्थात द्वितीय तथा द्वादश भाव के स्वामी अपनी इतर राशि का फल करते हैं। ऐसी स्थिति में कुंभ लग्न वाले के लिए शनि लग्न का शुभ देने वाला ही माना जाएगा। कुंभ राशि होने पर शनि बड़े भाई की वाणी का प्रतिनिधि बन जाता है, अतः बड़े भाई की वाणी कर्कश होगी। अब मीन राशि अगर है द्वादश स्थान पे, तो गुरु नवम तथा द्वादश का स्वामी हो जाता है। यदि लग्न से संबंध करे तो धर्म मंदिरों तथा धर्म से विशेष संबंध रखता है। यदि गुरु निर्बल हो तो राज्य से हानि तथा राजपुरुषों द्वारा धन का नाश होता है। द्वादशेश बृहस्पति पांव का विशेष प्रतिनिधित्व करता है। यदि द्वादश भाव तथा गुरु पर मंगल आदि का प्रभाव हो तो पांव में कष्ट होता है, फाइलेरिया वगैरह होने का भी डर रहता है, पील पांव होने का भी डर रहता है। तो दशा फल के नियम के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। मैंने सिर्फ द्वादश भाव में राशियों के अनुसार फलादेश का ये सूत्र कहना था और ये मैंने तैयार कर दिया। पूरे सूत्र, पूरी जन्म कुंडली का ब्यौरा आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा और इससे बहुत ज्ञान प्राप्त होगा आपको, क्योंकि जितना आप सीखेंगे करेंगे उतना ही आपको ज्योतिष अंदर तक प्रवेश करता जाएगा। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं। अब हम लेते हैं विदा, पुनः किसी और विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए एस्ट्रो गुरु योगी चैनल पर लगातार। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।